हम लोग आज से रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्ट हम एक तो जावास्क्रिप्ट वाली होती है, एक टाइप स्क्रिप्ट वाली होती है। तो हम जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया था टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे। तो हम जल्दी से अपना एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो हमारे पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, नोड पे हम काम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन नोड के साथ हमारे पास एक कमांड आती है जो कि npm या npx की कमांड है। ठीक है, ये हमें ज़रूरी है हमारे पास टर्मिनल पे चलना, और ये उसी वक्त चलेंगी जब हमारे पास नोड इंस्टॉल होगा। ठीक है, अच्छा, नोड इंस्टॉल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका और आसान तरीका वो ये है, नोड जेस डॉट ओ आर जी पे आप चले जाएं। ठीक है, और यहाँ से एल टी एस वर्जन जो भी है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, एल टी एस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और ये जो वर्जन है करंट, इसमें कभी कभी आपको बग्स फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एल टी एस वर्जन जो है ना इसको यूज़ किया करें। तो इस ये खुद कह रहे हैं कि ये वर्जन स्टेबल वर्जन है और इसकी सपोर्ट जो है ये कंटिन्यूसली रखेंगे काफ़ी अरसे तक। उसके बाद ये पहला तरीका है, और अब देखते हैं दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है, रिकमेंडेड वे है वो क्या है, वो है एन वी एम। आप एन वी एम लिखें और आगे विंडोज़ लिख दें। अच्छा, एन वी एम की का फुल फॉर्म क्या है, नोड वर्जन मैनेजर। ठीक है, अब नोड वर्जन मैनेजर क्या कर रहा होता है, नोड वर्जन मैनेजर सिंपल एक कमांड लाइन टूल है हमारे पास, जो कि कमांड लाइन के ज़रिए आपको नोड इंस्टॉल करके देगा, और इसके ज़रिए आप मल्टीपल वर्जन्स ऑफ नोड पे काम कर सकते हो। ठीक है, यानी एक ही वक्त में नोड के मल्टीपल, अब आप सोच रहे होगे कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ नोड की क्यों ज़रूरत है। वैसे तो ये आगे चल के आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी से छोटा सा कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ कि कुछ एप्लीकेशंस आपकी ऐसी होती हैं, आपको हो सकता है कभी किसी क्लाइंट की तरफ से मिल जाए, जो कि क्लाइंट कहे कि यार मैंने जो ना 1.5 2 साल पहले ये एप्लीकेशन बनवाई थी। ठीक है, मैंने इसमें अब छोटी सी चेंजेस करनी है, बस ये वाली चेंज ये ऐसे करनी है। वो एप्लीकेशन आपके पास हो सकता है अपडेटेड वर्जन ऑफ नोड पे ना चले। ठीक है, तो आपको उसको थोड़ा सा ओल्डर वर्जन नोड का देना पड़ता है, उस पर चलानी पड़ती है। तो आपको अपना सिस्टम को ऐसे बनाना पड़ता है कि जब जिस वक्त मैं जो वर्जन नोड का चाहूँ मुझे वो वाला वर्जन मिल जाए और मैं उस वर्जन पे काम करूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है, ये सिंपली आपको एक इंस्टॉलर दे देता है। आपको विंडोज़ इंस्टॉलर सिंपली एक्जी फाइल आपको मिल जाएगी कोई, आप नेक्स्ट 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 करके आप उसको इंस्टॉल कर लें। इसका मैनुअल तरीका भी है, लेकिन मैनुअल तरीका जो है वो थोड़ा वो मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इस वजह से कि आप पहले वो कमांड्स वगैरह चलाओगे, वो डाउनलोड करेगा, और उसके बाद फिर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स खुद जाके सेट करने पड़ते हैं मैन्युअली। वहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं। ठीक है, गलती के मतलब ये है कि अगर आपने बहुत ही कोई ज़्यादा बड़ी गलती कर दी तो आप अपनी विंडोज़ करप्ट भी कर सकते हो। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि एक डाउनलोडर इन्होंने बना दिया जो कि सारी चेंजेस खुद ही कर देता है। ठीक है, तो ये सारा सेटअप आपको खुद ही करके दे देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली ये इंस्टॉलर है, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसको जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास एन वी एम की कमांड जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मैं देखूँ ज़रा मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है एन वी एम इसमें। अगर आपको सिंपली अगर चेक करना है कि एन वी एम आपके पास है या नहीं है, तो फिर आप एन वी एम डैश वी की कमांड आप चलाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये पूरा चल रहा है। ठीक है, ये अगर आपको ये पूरा, अगर आपको ये कह देता है कि भाई एन वी एम कमांड नॉट फाउंड, इस तरह करके कोई एरर देता है, तो इसका मतलब ये है कि एन वी एम सही इंस्टॉल नहीं हुई है आपके पास। ठीक है, और अगर हो जाएगी तो फिर ये आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि एन वी एम आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो एन वी एम इस्तेमाल करने का जो है ना आसान सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो चेक करो एन वी एम एल एस। एल एस का मतलब पता है क्या, लिस्ट। ठीक है, ये आपको बताएगा कि अभी करंट वर्जन आपके सिस्टम में इसने कौन कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम जब एन वी एम करके एल एस चलाओगे तो आपको ये कोई भी वर्जन नहीं बताएगा, क्योंकि उस वक्त आपके पास नोड का कोई भी वर्जन इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप कोई भी वर्जन जो भी आपने यहाँ से देखा था, जैसे फॉर एग्जांपल 18.20 12.1 ये एल टी एस वर्जन है। अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, एन वी एम इंस्टॉल 18.21.1 तो ये लिख के एंटर कर दोगे, ये डाउनलोड करेगा, नोड को इंस्टॉल कर देगा, और आपके पास नोड जो है वो चलने लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना, एन वी एम नहीं, सॉरी मैंने एन टी एम लिख दिया था, आप एन वी एम लिखोगे। ठीक है, अच्छा, कोई भी अगर आपके पास मल्टीपल वर्जन, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे 17.3.0 है, 16.13.2 है, मेरे को इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एन वी एम यूज़ और उसका वर्जन नंबर ये वाला बता दूंगा।
वो वाला इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चेक कर लूँ मेरे पास अभी नोड का वर्जन कौन सा चल रहा है, तो नोड डैश वी करूँगा मैं। ठीक है, अच्छा ये भी एक कमांड है पता करने के लिए कि आपके पास नोड सक्सेसफुली आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। तो आप करोगे नोड डैश वी, तो ये मुझे बता रहा है कि अभी मेरे पास 16.14.2 चल रहा है, यानी एन का भी कोई भी वर्जन यूज़ नहीं हुआ, नोड अलग से इंस्टॉल हुआ हुआ है जो node.js.org से, और वो वाला चल रहा है। तो 16.14.2 मेरे लिए रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर ठीक है, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, सही है। तो मैं इसी को ही यूज़ करते हुए काम करूँगा। अच्छा, अब मेरे पास जब नोड इंस्टॉल हो गया है तो मैं रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे क्रिएट करूँगा, सबसे पहले तो जैसे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, आप भी एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना लेना। ठीक है, एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं बनाओगे तो जो अगर आपका पहले से डायरेक्टरी के अंदर कोई और फोल्डर है वहीं पे नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो वो नाम से होगा जो नाम आप दोगे, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप एक एडिशनल डायरेक्टरी में जाओ और वहाँ पे फिर इसकी कमांड क्रिएट की चलाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही सिंपली ये जो हमारे पास बाहर आ रहा है इसी के ऊपर मैं इसी पाथ के ऊपर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल करना है। कमांड प्रॉम्प्ट तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे सिंपली CMD लिख के एंटर कर दूँगा। तो ये देखो मेरे पास डी ड्राइव के अंदर मेरे फ़ोल्डर में गया और वहाँ से फिर रिएक्ट के फ़ोल्डर के अंदर अभी ये खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रहते हुए मैं कमांड चलाऊँगा क्रिएट रिएक्ट की, ताकि यहाँ पे ही मेरी रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो इस फोल्डर के अंदर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, npx की कमांड है मेरे पास, npx। अच्छा, npm और npx में क्या फ़र्क है, किसको पता है? अच्छा, npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर हों या आपके सिस्टम के अंदर हों, ग्लोबल हों या लोकल हों, उन तमाम पैकेजेस से डील npm कर रहा होगा। ठीक है, npx का काम पैकेजेस से डील करना नहीं है, npx का काम है एक स्क्रिप्ट रन कर देना। एक स्क्रिप्ट है जो कि हमारे पास रखी हुई है, क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम से है। ये इसकी कहीं पे इन्होंने डायरेक्टरी बनाई हुई है, वहाँ पे ये स्क्रिप्ट इस नाम से रजिस्टर हुई हुई है। यानी समझ लो इसका काम है एक फंक्शन को कॉल करना, और फंक्शन का नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई आप एक फंक्शन को कॉल करो, उस फंक्शन का नाम ये है। अब उस फंक्शन में जो भी काम हो रहा होगा वो उस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो भी स्क्रिप्ट यहाँ जहाँ पे जो कि इसकी डिप्लॉय हुई। तो npx का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना है, npx का कई काम हो। तो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया। अब इसको एक चाहिए होता है एक पैरामीटर, जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन को पैरामीटर जा रहे होते हैं, इसको भी एक पैरामीटर जाता है, और पैरामीटर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, तो मैं उसको बता रहा हूँ भाई मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा TS-React। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इंटर कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेगा ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर करेगा। मुझे टाइप स्क्रिप्ट वाले पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डैश डैश टेम्पलेट इक्वल्स टू टाइप स्क्रिप्ट, ताकि ये जो एप्लीकेशन मेरे पास क्रिएट करे वो टाइप स्क्रिप्ट वाली हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ इंटर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर जो है वो क्या कहते हैं इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉल हो गई हमारे पास। अगर हम वापस अपनी कमांड इस डायरेक्टरी में जाएं तो यहाँ पे TS रिएक्ट के नाम से इसने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर इसने हमारी सारी प्रोजेक्ट की फाइल्स यहाँ पे ला के रख दी। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं ओपन कर लूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली CD कर लेता हूँ, CD TS-React। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद फिर मैं यहाँ पे कोड डॉट, ताकि VS कोड के अंदर इसको ओपन कर दे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है मेरे पास VS कोड के अंदर ओपन हो गया। ठीक है, ये वाला टर्मिनल अब मैं बंद कर देता हूँ, मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे टर्मिनल जो है वो मुझे VS कोड का अपना ही यहीं पे इंटीग्रेटेड मिल जाएगा, उसी को मैं यूज़ कर लूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पहले देखनी है वो है ये है कि इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और ये चीज़ों पे किस तरीके से अभी लेके चल रहा है, अभी करंट इसमें क्या काम हुआ हुआ है। पहले देख लें इस एप्लीकेशन को चला के कैसे चल रही है, क्या काम हुआ हुआ है इसमें। मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके पास कमांड होगी npm स्टार्ट। ठीक है,
ये हमारी एप्लीकेशन रिएक्ट की जो है वो, ये मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हो इस तरह का आपको ये बना के वो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चेंजेस एडिटिंग वगैरह बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी करंट जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास फ़ाइल है tsconfig। ये हमने पहले भी देखी थी ना फाइल, कहाँ देखी थी, टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट वगैरह की जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी की सारी कर दी है। इसको मुझे नहीं लगता आपको शायद कभी छेड़ने की इसको ज़रूरत पड़े, अगर कभी बहुत उसमें हुआ तो कभी देख लेना इसको, ठीक है। बाकी ये है कि इन्होंने वो जो कमेंट्स वगैरह ऐड होते थे ना वो सब हटा दिए इन्होंने, सिर्फ वही चीज़ों को रखा है, उन्हीं चीज़ों को रखा है जो चीज़ें जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत थी। फिर हमारे पास आ रही है रीडमी डॉट एम डी। अच्छा, रीडमी की फ़ाइल क्या कर रही होती है, ये बेसिकली आपकी कोई भी गिटहब पे जब जाते हो ना तो आपकी रेपोजिटरी के ऊपर मेन पेज जो आपको नज़र आ रहा होता है, एक दो फाइल्स नज़र आ रही होती है, फाइल्स के नीचे एक और नज़र आ रहा होता है ना, वो सारा कुछ रीडमी से उठ के आ रहा होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो ये सारा कुछ जो आ रहा है ना, एक तो ये तो फाइल्स आ रही हैं, ये तो खुद आ रही है, ये देखो ये रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल है। ये सारा कुछ जो बनाया हुआ है ना उन्होंने एम डी की फ़ाइल के अंदर रखा हुआ है रीडमी की फ़ाइल में। तो ये फ़ाइल जो है वो गिटहब बाय डिफ़ॉल्ट उठा के एज ए डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आपकी रेपो की उसको वहाँ पे लगा देता है, ठीक है। तो इस पर भी मतलब ये है कि देख लेना आप कैसे काम होता है। इसका मतलब होता है H1, इसका मतलब होता है H2, 3 हैश है तो इसका मतलब H3, ठीक है। ये सारी इस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। खैर आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आ रही है मेन, सबसे मेन फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल हमारी पैकेज डॉट जेसन। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन क्या कर रही होती है, बेसिकली नोड से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, ठीक है, यानी जो कि npm के ऊपर बेसिकली ज़्यादा चलता हो, तो उस प्रोजेक्ट की एक मेन फाइल लाजमी होती है और उसको हम कहते हैं पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू हो, चाहे वो रिएक्ट हो, पैकेज डॉट जेसन आपको सब में मिलेगी। नोड के प्रोजेक्ट में भी पैकेज डॉट जेसन मिलती है, ठीक है। ये हमेशा रूट पे होगी आपके रखी हुई। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन में सबसे पहले क्या है हमारे पास, नेम, यानी हमारी एप्लीकेशन का नाम कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। आप वर्जन, अच्छा एप्लीकेशन का वर्जन से क्या मुराद है पता है, जैसे जैसे आप अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस करते रहते हो, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहते हो, ठीक है, आपका एप्लीकेशन का वर्जन अपग्रेड होता रहता है ना, ठीक है ना। आपके पास भी आती होगी ना, यू हैव न्यू अपडेट अवेलेबल फॉर दिस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे अपडेट आती है ना, वो वर्जन्स बढ़ाते रहते हैं उस चीज़ के ऊपर, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करके, और वो आपको उसी से कंपेयर होता है कि आपके पास जो कोड है वो कितना पुराना है। अगर हम वर्जन नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कोड किसके पास कितना पुराना कोड है, कौन सा बंदा कितना पुराना कोड यूज़ कर रहा था, इसलिए वर्जन होता है और इंक्रीमेंट होती है। अच्छा, वर्जन के अंदर हमेशा आपको इस तरीके का सेटअप कुछ मिलेगा, वो जैसे इसमें ना वर्जन ऐसे चलते हैं जैसे 0.0.0, 1.0.0, ठीक है, 0.1.0, 0.0.1। अब इसमें इसका मकसद क्या होता है, इसको इस तरीके से क्यों रखा जाता है, इसमें इसको वर्जन को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। सबसे पहला जो है ना ये होता है मेजर, इसको क्या कहते हैं, मेजर। सेकंड वाले को हम कहते हैं माइनर, माइनर क्या कहते हैं, माइनर। और थर्ड वाले को हम कहते हैं पैच, क्या कहते हैं, पैच। यानी अगर हमारे पूरी एप्लीकेशन के अंदर कुछ मेजर चेंज आया है तो हम कौन से वर्जन को बढ़ाएंगे, इसको क्या कर देंगे 0 से 1। अगर मेजर चेंज नहीं है, माइनर चेंज है, ठीक है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़, मेजर के अंदर आप कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो कि जिससे पुरानी चलती हुई चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है। माइनर के अंदर क्या होता है कि आपने कोई नया फीचर इम्प्लीमेंट किया है लेकिन पुरानी चीज़ें भी वैसी की वैसी चलती रहेंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पैच जो है थर्ड वाला, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली आपकी एप्लीकेशन में कोई बग था, आपने उसको फिक्स किया, ठीक है। तो ये है मेजर, माइनर और पैच, इस तरीके से। फिर ये आपकी रेपो की इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट ट्रू, इसको हटा देते हैं हम। फिर हमारे पास आ रही है सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि पैकेज डॉट जेसन की अगर कहा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो गलत नहीं होगा, ठीक है, वो है हमारी डिपेंडेंसीज़। डिपेंडेंसीज़ का मतलब क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन और आउटसाइड कितने प्लगइन्स को नोड के यूज़ कर रही है, नोड के या npm के प्लगइन्स कह लो, ठीक है, या फिर आप इसको npm की लाइब्रेरीज़ कह लो, ठीक है।
किन किन चीज़ों को हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। जैसे कि यहाँ पे हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो इसने डिपेंडेंसीज़ के अंदर हमें रिएक्ट दिखाया, फिर रिएक्ट डॉम दिखाया, ठीक है, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट ये, और फिर टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ करें तो इसने टाइप स्क्रिप्ट दिखाया। फिर हमें टाइप्स चाहिए थी सबकी, तो ये टाइप्स आ गई, जेस्ट, नोड, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, ठीक है, जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ये क्या है, ये आउटसाइड लाइब्रेरी थे, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनका कोड हमने नहीं किया, किसी और ने करके पहले से रखा हुआ है, हम उनके कोड को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे और भी npm के प्लगइन्स हैं जो कि क्या कहते हैं, आप ओपन सोर्स होते हैं, आप सिंपली उनको अपने किसी भी क्या कहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिंपली npm इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज़ के अंदर क्या होता है, डिपेंडेंसीज़ के अंदर लिस्ट लिखी हुई होती है कि आप कौन कौन से प्लगइन्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो प्लगइन्स जो है ना वो आपके सारे इंस्टॉल कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपको नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आपके सारे जो है ना क्या कहते हैं प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। सारा कुछ, सारा कोड जो रखा हुआ है वो इसमें रखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपके अपने कंप्यूटर की हद तक रखा हुआ है, ठीक है। ये जो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको कभी भी अपनी रेपोजिटरीज़ के अंदर नहीं रखते, ठीक है। अगर आप गिटहब के अंदर अपनी रेपो के अंदर रेपो रख रहे हो गिटहब पे अपनी, तो आप नोड मॉड्यूल्स कभी भी नहीं रखोगे, सिर्फ आप यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसीज़ रखोगे, यानी लिखा हुआ होगा आपके पास एक जगह पे कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर जब भी आप गिटहब की रेपो को नए सिस्टम में डालते हो आप सिंपली npm इंस्टॉल चलाओ, npm इंस्टॉल क्या करेगा, इसको देख देख के खुद ही नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना देगा, उसमें सारी चीज़ें वैसी ही रख देगा जैसे थी, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर किसी को फोल्डर अपना प्रोजेक्ट देना है, किसी को अगर यूएसबी में भी देना है तब भी आप नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर हटा के दो, ठीक है। वो अपने पास खुद ही npm इंस्टॉल चला लेगा तो उसके बाद सब कुछ चल जाएगा। अगर अभी भी मैं चाहूँ तो ये पूरा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है इसको डिलीट कर सकता हूँ और टर्मिनल पे आके सिर्फ npm इंस्टॉल, npm i या npm इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म है आई, ठीक है। तो अगर ये चला देता हूँ तो मेरे पास ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमारे पास पैकेज डॉट जेसन के बाद पैकेज लॉग डॉट जेसन है। अच्छा, पैकेज लॉग डॉट जेसन भी आप जो है ना क्या कहते हैं आपके अपने काम करने के लिए नहीं है, ना ही आपके ओपन करने के लिए। ये बेसिकली क्या कहते हैं क्या कर रहा होता है, जो आपकी अपनी npm की डायरेक्टरी के अंदर कौन से वर्जन, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है प्लगइन्स जो है वो ख़ुद दूसरे प्लगइन्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कौन से प्लगइन का वर्जन यूज़ कर रहा है वो सारे डेटा होता है, आपके मतलब की बात नहीं है। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है ना, इसको भी अगर आप चाहो तो डिलीट कर दो और दोबारा से npm इंस्टॉल करोगे तो पैकेज लॉग दोबारा बन जाएगी। लेकिन ये है कि लोग रिकमेंड करते हैं पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है ये आपकी रेपो के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स की तरह आप इसको हटाओगे नहीं, इससे ज़्यादा आपके कोड में क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी रहती है, वर्जन माइनर चेंजेस भी आगे पीछे नहीं होने देता। ये आपको जो चीज़ जैसे चल रही थी, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप क्या कहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आए, चीज़ें हिलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है वो काफ़ी फ़ायदा देती है। खैर, अच्छा, ये उसके बाद फिर हमारे पास गिट इग्नोर की फ़ाइल है। गिट इग्नोर शायद आप लोगों को हम लोग पहले कवर कर चुके हैं ना गिट के टाइम पे जब हमने गिट पढ़ी थी। तो एक गिट इग्नोर की फ़ाइल होती है, उसमें हम बताते हैं कि हमने कौन कौन से फ़ोल्डर जो हैं वो जब हम इस रेपो को कहीं पे यानी कमिट करेंगे या पुश करेंगे तो इन चेंजेस को आपने नहीं देखना, इसको आपने वहाँ पे नहीं देखना, इसको इस फोल्डर को आपने, इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। तो गिट इग्नोर का फोल्डर फाइल उस चीज़ के लिए होती है। उसके बाद फिर हमारे पास अपनी रेपो का सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर आ रहा है जो कि है SRC। एक बार इसमें देख लो इसमें क्या क्या कौन कौन सी फाइल हैं और किस तरह से चलनी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर। कुछ स्ट्रेंज लग रहा है यहाँ पे क्या? फाइल का एक्सटेंशन TSX है, और कुछ? अच्छा देखो, जब आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपकी फ़ाइल बनती है JS या फिर JSX, और अगर आप TS पे काम कर रहे हो तो आपकी फ़ाइल बनेगी TS या फिर TSX। अच्छा, ये जो X जो आखिर में ऐड हो रहा है
इसको मैं अभी आके थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। अच्छा, SRC के अंदर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फाइल, सबसे मेन फाइल जो है वो इंडेक्स की फ़ाइल होती है, ठीक है। index.tsx, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें इंपोर्ट्स वगैरह की स्टेटमेंट चल रही हैं। अच्छा, इंपोर्ट क्या कर रहा होता है, बेसिकली आपने कोई भी लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल है, जो भी आपने npm के ज़रिए इंस्टॉल की थी, ठीक है, तो उन चीज़ों को मंगवाने के लिए आपके पास इंपोर्ट की कमांड होती है, आप इंपोर्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास CSS की फ़ाइल इंपोर्ट हो रही है, एक ऐप इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये भी सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी क्या है। फिर हमारे पास फिर एक रूट का एक कांस्टेंट बना हुआ है, जो हमने यहाँ से रिएक्ट डोम अपने पास इंपोर्ट करवाया था, उसमें से एक फंक्शन कॉल कर रहा है क्रिएट रूट को, उसको एक आईडी पास कर रहा है HTML एलिमेंट के तौर पे, ठीक है। और उसमें फिर रेंडर का मेथड, जो रूट का कांस्टेंट बना था उसमें रेंडर का मेथड इसने कॉल करवाया, और रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर एक ऐप को रख के इसने दिया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे अजीब चीज़ जो कि रिएक्ट में आपको नज़र आती है वो ये है कि ये देखो, ये फ़ाइल जो है वो बेसिकली सिंपली टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है ना। TS की फ़ाइल है, टाइप स्क्रिप्ट चल रही है यहाँ पे, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर ही आपको HTML का सिंटेक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे अजीब चीज़ है। इसी वजह से फ़ाइल का जो फॉर्मेट है वो TS नहीं बल्कि TSX है, ठीक है। यानी कि ये टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर ही एक लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है, जो कि टाइप स्क्रिप्ट को मजबूर कर रहा है कुछ एडिशनल चीज़ें सपोर्ट करने पर, ठीक है। इसी तरीके से जब JS होती है आपके पास, तो JS की जगह पे JSX होती है, ठीक है। यानी इसमें टाइप स्क्रिप्ट वाली तो सारी चीज़ें चलेंगी अगर TSX है, या फिर अगर JSX है तो उसमें जावास्क्रिप्ट वाली तो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन साथ साथ वो इस तरह के स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट कर रहा होगा, यानी आपको इजाज़त दे देगा वो कि आप वहीं पे HTML भी लिख सको और बगैर किसी एरर ना दे आपको, सही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ज़रा यहाँ पे काम क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID है रूट के नाम से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कहीं ना कहीं HTML की कोई फ़ाइल बनी हुई होगी और उसमें हमारे पास ID लगी हुई होगी रूट के नाम से, है ना, ऐसा ही है ना। उस एलिमेंट को गेट कर रहा है ना ये, एज HTML एलिमेंट भी लिखा हुआ है। ये जो एज लगा के हम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी HTML फाइल सोर्स के अंदर नहीं है। पब्लिक के अंदर देखते हैं, पब्लिक में एक index.html की फ़ाइल है, इसको ओपन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखो div id root, सही है। तो इसमें वो काम हुआ है। अच्छा, अब मैं फटाफट इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कर रहा है। बेसिकली ये जो हमारे पास रिएक्ट है ये क्या करता है, हमारा पूरा का पूरा एक आउटपुट जो कि ब्राउज़र पे दिखाना है उसको तैयार करता है, पूरे डॉम को तैयार करता है और उसको अपेंड करवा देता है कहाँ पे, एक मेन डिव जो हमारा रखा हुआ है जिस पे रूट की आईडी लगी हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने कहा कि भाई आप एक क्रिएट रूट करके एक इसने रूट का एक वो बनाया, ठीक है, और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट दे दी, और फिर रूट डॉट रेंडर यानी उस एलिमेंट के अंदर रेंडर करवा दिया रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड को। अच्छा, अब ये स्ट्रिक्ट मोड अगर आप हमें नहीं चाहिए, हम इसको हटा देते हैं, हमें सिर्फ ऐप चाहिए, ठीक है। ये भी हमें अगर चलो इसको भी रख देते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल, कितना सिंपल, और सिंपल कर दें इसको, ये भी हटा देते हैं, सही है। index.css भी अभी चलो खैर इसको रख देते हैं अभी, सही है भाई। तो इसने रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कराया, रिएक्ट डोम के अंदर क्रिएट रूट को, और उसके बाद फिर अच्छा, ये वाली जो आपकी फ़ाइल है बेसिकली, ये जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करोगे तो पहले से आपको बनी हुई मिलेगी, और इस फाइल में आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप कभी भी कुछ चेंज ना करो, ठीक है। यहाँ तक जो कुछ इसने करके दिया था आपको वो ठीक है, यानी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो कर दो, कोई कोड यहाँ पे ऐड नहीं होगा आपका कभी भी, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ से ये इंपोर्ट करके ला रहा है एक ऐप को, नज़र आ रहा है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप, ठीक है। अब ये डॉट स्लैश ऐप क्या है, अगर मैं इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ
तो इसने app.tsx की फ़ाइल खोल दी। इसका मतलब ये है कि ये tsx की फ़ाइल में से कुछ इंपोर्ट करके लेके आ रहा है ना, और उसी को इसने एक HTML एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया, और वो भी सेल्फ क्लोजिंग है ना। ठीक है, अब हमारे वापस ऐप के ऊपर कि ऐप में देखें ऐप में क्या रखा हुआ है। यहाँ से भी हम ये इंपोर्ट रिएक्ट हटा रहे हैं। ठीक है, ये पहले ज़रूरी होता था, अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे आप इंपोर्ट रिएक्ट करवाओ। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट होता था कि वो रिएक्ट की एप्लीकेशन में वो कहते थे कि भाई हर कंपोनेंट की फ़ाइल के अंदर आपके पास इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे वो सारा का सारा कोड है जो कि हमारे पास ब्राउज़र में चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ऐप यहाँ पे अगर हम फाइल में नीचे आते हैं तो ये एक्सपोर्ट क्या कर रहा है यहाँ से ऐप को। ठीक है, और ऐप क्या है यहाँ पे, फंक्शन। बेसिकली इन्हीं फंक्शंस को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। क्लियर है भाई। अच्छा, अब इस कंपोनेंट के अंदर अगर हमने चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल ये जो हेडर वगैरह ये सारी चीज़ें थी वही मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ मैं हटा रहा हूँ। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं दिखाऊँ वेलकम टू माय रिएक्ट ऐप। ठीक है भाई, रीलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपको लाइव रीलोड इनेबल्ड होता है इसके अंदर डेव के ऊपर। तो ये जहाँ जैसे जैसे आप चेंजेस करते रहोगे वैसे वैसे खुद ही से उसको, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया तो वहाँ पे आ गया। ठीक है, बगैर रीलोड किए। तो ये सारी चेंजेस खुद ही देख लेता है, खुद ही रीड कर लेता है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे टर्मिनल आपका ओपन होना चाहिए। कंट्रोल C हमने नहीं दबाया था, ये पुराना वाला टर्मिनल देख लो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये जो नो इश्यूज़ फाउंड ये आपको बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर रन हो रहा है बार बार टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल कर रहा है, क्योंकि ब्राउज़र पे तो जावास्क्रिप्ट ही जानी है ना। तो ये वो उस पर बता रहा है कि अभी तक हमें कोई इश्यूज़ यहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट आपकी सही चल रही है। सही है भाई। अच्छा, तो ये हमारा एक छोटा सा कंपोनेंट है। अच्छा, कंपोनेंट काम किस तरीके से कर रहा है, कंपोनेंट का नाम, एक तो कंपोनेंट का नाम। ठीक है, नाम के अंदर कन्वेंशन ये है कि हम हमेशा उसका नाम कैपिटल लेटर से लिखें। ठीक है, वैसे हम फंक्शंस के नाम कैपिटल लेटर हमेशा जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, जब तक हमने ECMAScript 5 देख रहे थे। लेकिन ये है कि यहाँ पे इन्होंने कन्वेंशन रखी है कि उसका नाम कैपिटल से ही रखा जाए। अच्छा, अब इसके पीछे क्या कहते हैं लॉजिक क्या थी, क्यों इसको कैपिटल से रखा गया, पता है किसी को, कैपिटल से ही होना ज़रूरी क्यों है जी। हाँ, हाँ बिल्कुल। देखो, ये जो ऐप है, इस कोई भी आप कंपोनेंट बनाते हो उस कंपोनेंट को हमने यूज़ कैसे करना है, HTML के सिंटेक्स की तरह ना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऐप को हम स्मॉल ए से लिखते। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होता यहाँ पे कि ये हमारा अपना बनाया हुआ कस्टम कंपोनेंट है या HTML का कंपोनेंट है कोई, क्योंकि इसमें HTML के कंपोनेंट भी चलेंगे। देख रहे हो ना यहाँ पे डिव चल रहा है ना। ठीक है, तो इस चीज़ में बीच में कन्फ्यूजन कोई क्रिएट ना हो, इस वजह से एक कन्वेंशन इसको दी गई है कि आप हमेशा इसका कैपिटल लेटर से ही इसका नाम रखोगे। सही है भाई, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये हम हमारा app.tsx तो बन गया। ठीक है, अच्छा लेकिन लोग कहते हैं, यह बल्कि एक रूल है कि जो ऐप की जो फाइल है ना इसको भी आपने ज़्यादा गंदा नहीं करना। ठीक है, जितना हद तक जिस हद तक इसको साफ़ रख सकते हो इसको साफ़ रखो। यहाँ पे आपने कुछ भी काम करवाना है, आप एक किसी कंपोनेंट बना लो अलग से और उस कंपोनेंट में करवा के उस कंपोनेंट को यहाँ मंगवा लो, यहाँ नहीं करना कचरा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो SRC का फ़ोल्डर होता है, इस SRC के फ़ोल्डर के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे ऐसे ही रखे हुए हैं। हम यहाँ पे अब जितने भी खुद से कंपोनेंट बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर के अंदर अब काम करेंगे। ठीक है, बजाय इसके कि यहीं पे सारा कचरा कर दें। इसका नाम कन्वेंशन है एक कि इसका नाम रखा जाता है कंपोनेंट्स। ठीक है,
और कंपोनेंट्स के अंदर हम एक काम करते हैं, अभी एक नया कंपोनेंट हम बनाने के लिए जा रहे हैं। एक क्योंकि मैं आज आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, तो हम एक काम करते हैं, हम एक कंपोनेंट के अंदर ना एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, लिस्ट, कोई भी कंपोनेंट आप जब बनाओगे, हम लिस्ट का एक कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, तो हर कंपोनेंट का एक अलग फोल्डर बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि उसी कंपोनेंट की CSS फाइल भी हो सकती है और उसी की टाइपस्क्रिप्ट फाइल भी, तो बेहतर है कि आप एक फ़ोल्डर बना के उसमें ही उसकी दोनों फाइल्स रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ मैं लिस्ट। अच्छा, ये जो फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर का नाम आप स्मॉल लेटर से लिख सकते हो। अब इस लिस्ट के अंदर एक नई फ़ाइल बनाऊँगा मैं, जो कि टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी, TSX फाइल होगी लिस्ट की। उस फाइल का नाम क्या होगा? कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका नाम मैं रखूँगा लिस्ट डॉट TSX। ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल के लिए मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे रख के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये CSS वगैरह भी, मेरी फ़ाइल यहाँ पे नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। इसका नाम मैं क्या कर दूँगा? लिस्ट। ये क्लास भी मुझे नहीं चाहिए अब। और इस जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है ऐप की जगह पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट। अच्छा, अब इसको अगर मैंने यहाँ पे यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? सिंपली पहले तो चाहूँ तो इंपोर्ट कर लूँ, या मेरे ख्याल से जब मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगा तो ये ख़ुद ही मुझे इंपोर्ट करके दे देगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट वाला लगाता हूँ। ठीक है, जो हमारे HTML का ब्रैकेट्स होते हैं ना, एंगल ब्रैकेट्स, वो, और LIST लिस्ट लिखता हूँ। इसने ऊपर से मुझे उसको इंपोर्ट करके ला के दे दिया, और उसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो ये कहाँ से इंपोर्ट करके ला रहा है? उसको कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर में गया, क्योंकि हमारी ऐप जो है वो सोर्स में रखी हुई है, और उसी के बराबर में कंपोनेंट है हमारे पास, तो कंपोनेंट में गया, वहाँ से लिस्ट के फ़ोल्डर में गया, और फिर लिस्ट की फ़ाइल है। ठीक है, फॉर्मेट नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ CSS की फ़ाइल के लिए फॉर्मेट आएगा। सही है भाई? तो लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे वेलकम टू माई रिएक्ट ऐप, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि यहीं से आ रहा है। फ्रॉम लिस्ट कर देते हैं इसको हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया फ्रॉम लिस्ट। सही है भाई, आसान है। मतलब ये इस तरीके के छोटे छोटे से आपके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट के लिए रूल्स कुछ याद रखने हमने, कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे, हर कंपोनेंट छोटे से छोटा, जितना ज़्यादा हम उसको छोटा कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा काम उससे, जितना आप कंपोनेंट को छोटा रखोगे आपका काम क्लीन रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे एक पेज के लिए एक कंपोनेंट बना रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी, जैसे अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, तो आपने कॉन्टैक्ट अस का एक कंपोनेंट बना दिया और उसी में सारा काम कर दिया। नहीं, कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट तो बनेगा, लेकिन उसके अंदर और उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स बनेंगे। लाइक अगर कॉन्टैक्ट अस के अंदर आपने बटन दिखाना था तो कंपोनेंट उसका बनेगा, फॉर्म दिखाना था तो कंपोनेंट उसका अलग बनेगा। ठीक है, सबको अलग अलग उस जगहों पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है जितनी ज़्यादा आप रीयूजेबिलिटी रख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। रीयूजेबिलिटी का मतलब पता है क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो। ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर आपने बटन बनाना है। ठीक है, अब कोई भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हो, वो एप्लीकेशन या वेबसाइट एक थीम फॉलो करती है ना? फॉर एग्जांपल ब्लू या वाइट की थीम है, या ब्लैक और वाइट की थीम है, या वाइट और ग्रे की थीम है। एक थीम लेके चल रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वाइट और ग्रे के बीच में ग्रीन घुसा हुआ है अचानक से। ठीक है, नहीं होगा। पाकिस्तानी वेबसाइट हो तो शायद अलग बात है, वरना नहीं होता। ठीक है, हर कोई एक थीम के हिसाब से ही उसको लेके चल रहा होता है। तो आपकी थीम के कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, कलर कोड्स होते हैं। ठीक है, आप उन्हीं को लेके चल रहे हो, तो कलर कोड भी आपका चेंज नहीं होता, वही कलर कोड रहेगा थ्रू आउट द ऐप। टोटल आपके पास पूरी एप्लीकेशन पे 5 से 6 कलर कोड्स होते हैं, आप उन्हीं पे ही काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल एक बटन बनाना है, और उस बटन को, क्योंकि वो बटन पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक ही कलर का दिखेगा, तो आपने एक बार एक कंपोनेंट बटन का बना दिया, उसको कलर वगैरह दे दिया, स्टाइलिंग पास कर दी। बस जो नाम वगैरह आपने उसको देना था वो आपने डायनामिक रखा उसको, क्योंकि हर बार बटन का नाम चेंज हो सकता है। कहीं पे बटन का नाम हो सकता है लाइक, कहीं पे बटन का नाम हो सकता है डिसलाइक। ठीक है,
कहीं पे बटन का नाम हो सकता है सेव, कहीं पे कैंसिल। हालांकि सेव और कैंसिल के लिए अलग अलग कलर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल चलो आप यही कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप कहीं पे बटन का नाम है सेव, कहीं पे बटन का नाम है अपडेट, सही है। तो नाम चेंज हो सकता है, फंक्शन के क्लिक चेंज हो सकता है, लेकिन स्टाइलिंग तो सेम रहेगी, ठीक है। तो आपने एक बार एक कंपोनेंट बना लिया, उसको एक बार स्टाइलिंग दे दी। अब थ्रू आउट द ऐप आप उसी कंपोनेंट को यूज़ करते हुए चलोगे। आपने दोबारा से बटन अलग से नहीं बनाना, आपने उसी कंपोनेंट को यूज़ करना है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे अभी हम देख रहे हैं। सही बात समझ में आई। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि कहीं पे भी कभी भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंज आता है, या आपका फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो कहता है कि भाई मैंने नया लोगो डिज़ाइन करवाया है, उस लोगो के अंदर पहले क्या कहते हैं ब्लू और वाइट की थीम थी, अब हमने ग्रे और वाइट की थीम रख दी है। तो हमें भी एप्लीकेशन में जितने भी बटन्स हैं उसको ब्लू और वाइट की जगह ब्लू का कलर कोड चेंज करके हमने ग्रे का ये वाला कलर कोड रखना है। तो अगर आपने ये काम किया होगा पहले कि बटन्स जो हैं वो हर जगह पे एक अलग बटन यूज़ किया हुआ है, हर जगह पे इंडिविजुअल स्टाइलिंग की हुई है, तो फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन के अंदर पहले 60 बटन्स हैं या 70 बटन्स हैं, ठीक है। तो आपको हर बटन के लिए जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक कंपोनेंट बनाया था और उसको 70 जगह पे यूज़ किया था, तो सिर्फ एक फ़ाइल में चेंज करना पड़ेगा, और वो भी एक जगह पे बस। ये फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं हम। ये यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो लिस्ट है, लिस्ट को मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट इसके अंदर हार्ड कोड हुआ हुआ है, ये हार्ड कोड ना रहे, बल्कि इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटेंट मैं इसको डायनामिकली दूँ। यानी जब मैं लिस्ट को जब 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 मैं इस कंपोनेंट को कॉल करवाऊँगा, इसको रेंडर करवाऊँगा, उस टाइम पे मैं इसको पास करूँ कि अंदर क्या दिखाना है, ठीक है। और ये उसी टाइम पे दिखाए, उसके अलावा क्या कहते हैं ख़ुद से कुछ ना डिसाइड कर ले कि क्या दिखाना। तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया फॉर एग्जांपल कॉपी कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पास करूँगा ऐप से, क्योंकि ऐप पे लिस्ट कॉल हो रहा है, ऐप पे रेंडर हो रहा है ना ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है कांस्टेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ में मेरा डेटा रखा हुआ है कांस्टेंट डेटा इक्वल्स टू सिंपल स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अच्छा, डेटा के अंदर डेटा की टाइप क्या होगी अभी, स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो डेटा मैंने लिस्ट के ज़रिए इसको पास करवाना है, और यहाँ लिस्ट में मैंने बताना है कि भाई आपको भी डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलती है, हमें यहाँ पे मिलती है प्रॉप्स। प्रॉप्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। इस प्रॉप्स के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जो भी डेटा आप यहाँ से पास करोगे इसको रेंडर करवाते वक्त, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मुझे प्रॉप्स नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रॉप्स सॉरी चाहिए, लेकिन सिर्फ पूरा प्रॉप्स नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ एक वैल्यू मेरी आ रही होगी डेटा के नाम से, क्योंकि मैं डेटा के नाम से भेजूँगा तो मुझे डेटा के नाम से ही चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे इसको बताया कि भाई डेटा सिर्फ प्रॉप्स में से निकाल लो। ये मैंने क्या किया यहाँ पे पता है आपको, डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ा है ना हमने। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऑब्जेक्ट आएगा, आपको ऑब्जेक्ट में से आपने डेटा निकाल लेना है बस, क्योंकि मुझे सिर्फ नीड ही डेटा की है, और यही डेटा मुझे अब इस टेक्स्ट की जगह पे दिखाना है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे डेटा रख देता हूँ, अभी क्या होगा पता है, डेटा लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, पहले तो एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं, इसकी टाइप जो है ना वो एनी हुई हुई है, बाइंडिंग एलिमेंट डेटा इम्प्लिसिट एज एनी टाइप, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का इशू है, हमने देखा था टाइप स्क्रिप्ट में, है ना। तो हमें यहाँ पे इसको टाइप बतानी पड़ेगी कि डेटा के अंदर हमें क्या मंगवाना है, क्या चीज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉलन लगा के इसकी टाइप दे सकते हैं। मैंने उसको बताया कि भाई आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगी और भी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मुझे सिर्फ जो चीज़ रिक्वायर्ड है, सिर्फ मैं वो चीज़ बताऊंगा इसको कि भाई ये चीज़ तो आपको मिलेगी। इसमें यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा, ठीक है। और डेटा में क्या रखा हुआ होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये डेटा आ गया मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसने एरर देना शुरू कर दिया। ये है टाइप स्क्रिप्ट का कमाल। अगर आप यही चीज़ जावास्क्रिप्ट पे काम करो, वो कभी भी यहाँ पे एरर नहीं देता आपको, ठीक है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि हमने वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है कि भाई आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो अब वो यहाँ पे एरर देगा कि भाई आपको इसको एक चीज़ रिक्वायर्ड थी, वो आपको देनी है। वो क्या देना है आपने उसको, डेटा, ठीक है। अब डेटा में इसको कैसे पास कर सकता हूँ,
सिंपली वो जो मेरी प्रॉप्स वहाँ पे थी वो समझ लो यहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स देखी थी ना हमने, तो वही चीज़ डेटा इक्वल्स टू। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लगाने की एक वजह है, कर्ली ब्रैकेट लगाने की वजह ये है कि यहाँ पे जो मेरा डेटा जो भी जा रहा है वो एक वेरिएबल छोड़ के जा रहा है। तो जब भी मैं कोई डायनामिक डेटा कहीं पे भी पास करता हूँ किसी भी जगह पे, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट होना ज़रूरी है। अगर मैं सिंपली स्ट्रिंग वाला ब्रैक वो लगाता हूँ तो वो फिर स्ट्रिंग बन के ही जाएगा। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग नहीं भेजनी है बल्कि मैंने इसकी वैल्यू भेजनी है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो देखो वो एरर चला गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। चलो मैं इसका नाम, अगर कन्फ्यूजन हो रही है सारे डेटा डेटा चल रहा है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेक्स्ट। और अब डेटा ये वैसे ही रहेगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। ये क्या है, वैल्यू, और ये क्या है उसका, उसकी की। ठीक है, ये की है, की के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। फ़िलहाल अभी हमने डेटा लिखा हुआ है, अगर हम डेटा रखते हैं तो फिर डेटा ही नज़र आ रहा है। अगर हमने उसको डायनामिक उसको रेंडर करवाना है, उसकी वैल्यू दिखानी है किसी भी वेरिएबल की, तो हम उसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको वो कर देंगे। ठीक है, अब बजाय इसके कि वो उसकी यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाया, बजाय इसके कि बजाय उसके उसका उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा कि उसमें क्या रखा हुआ है। तो मेरे पास आ गया वेलकम टू रिएक्ट ऐप फ्रॉम लिस्ट। अब ये फ्रॉम लिस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको ऐप से पास कर रहे हैं। अब हम इसको कर सकते हैं फ्रॉम ऐप, और ये ऐप हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी लिस्ट को मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है अलग अलग डेटा के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके एक और बार यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, एरर दे रहा है ना। एरर नहीं दे रहा। रिएक्ट के कंपोनेंट का एक रूल और है, वो क्या है, वो कहता है कि आपको आपके कंपोनेंट का पेरेंट लेवल पे एक ही एलिमेंट होना चाहिए। उसके चाइल्ड भले से कितने हो, लेकिन पेरेंट एक ही होगा, यानी रूट एलिमेंट जो होगा वो एक ही होगा। सही है, ऐसा नहीं हो कि पेरेंट जो है ना उसमें भी आपके पास मल्टीपल सिबलिंग्स चले आ रहे हों। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास ये जो दोनों है ना, इसको आप किसी और एलिमेंट के अंदर रैप कर दो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ डिव में। ये पूरा दोनों मैंने उठाया और इसको मैंने यहाँ डिव में रख दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये एरर चला गया। सही है भाई, दोनों को मैं टेक्स्ट टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। चलो मैं एक को टेक्स्ट रख देता हूँ और दूसरे को मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग आपको दे देता हूँ, और उसमें मैं बल्कि पहले वाले में रख देता हूँ मैं टेक्स्ट, और दूसरे वाले में, और पहले वाले में मैं रख रहा हूँ सिंपल हेलो। ठीक है, तो पहले वाले में हेलो आना चाहिए और दूसरे वाले में वेलकम टू माय रिएक्ट ऐप। सही है भाई, समझ में आया कैसे चल रहा है? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। सही है भाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने एक और एलिमेंट बनाना होता, अगर यहीं पे एक और बन गया, ये लो। ठीक है, जितने चाहूँ, ये हो गया ना मेरे रीयूजेबल। अपना डेटा पास कर रहा हूँ और हर बार रीयूज़ भी कर रहा हूँ। सही है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब मैं तीसरे वाले में चाह रहा हूँ, पहले इसने कहा हेलो, सेकंड में कहा वेलकम टू माय रिएक्ट ऐप, और अब मैं इसको कह रहा हूँ ऐप ख़त्म। ठीक है भाई, यहीं तक ऐप थी। चलो अब समझते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो लिस्ट है ये एक ही है। ठीक है, और बल्कि अब लिस्ट के अंदर भी जो डेटा है वो हमारे पास एक एरे में से पास होगा। लिस्ट जो है बेसिकली उसमें मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं ना। एरे पास करूँ मैं लिस्ट को, हो जाएगा? चलो देखते हैं। मेरे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका नाम है टेक्स्ट। ये एरे है मेरे पास। ठीक है, चाहूँ तो मैं इसको बता सकता हूँ स्ट्रिंग एरे, लेकिन जब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स स्टोर करूँगा तो ये खुद ही इसको इसकी टाइप स्ट्रिंग एरे कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो मैंने पहले वाले में इसको बताना है, यानी पहले आइटम में मेरे पास आएगा हेलो, दूसरे आइटम में मेरे पास आएगा क्या, वेलकम, और तीसरे में आएगा गुड बाय।
ठीक है। अब ये टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ तो ये एरर देना शुरू कर दिया इसने। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, स्ट्रिंग, और हमने क्या भेज दिया, एरे, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, तो हम इसको अगर यहाँ पे ऐसे कर दें तो अब सही है, सही है ना? अच्छा भाई, ठीक है भाई। तो मैंने कहा भाई डेटा के अंदर स्ट्रिंग ऑफ एरे आएगा। अब ये जो डेटा है बेसिकली एक एक एलिमेंट, यानी टोटल तीन है ना हमारे पास। यहाँ पे एरे की लेंथ जो है वो 3 है। ठीक है, तो एरे की लेंथ के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, हर एलिमेंट के लिए एक डिव बन जाए, या मेरा एक अलग कंपोनेंट है, हर एलिमेंट के लिए वो कंपोनेंट रेंडर हो रहा हो हर बार, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट के साथ साथ कंपोनेंट्स के अंदर ही नया फोल्डर बना लेता हूँ आइटम का। सही है। आइटम के अंदर मेरे पास फाइल बन जाएगी एक, किस नाम से बनेगी, आइटम डॉट टी एस एक्स। सही है भाई। फ़िलहाल ये पूरा का पूरा जो डेटा है कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइटम। जी कैपिटल होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा अपने पास एरे को, इसको तो सिर्फ एक स्ट्रिंग चाहिए होगी ना। ठीक है, क्योंकि हर इंडेक्स के लिए हम एक आइटम को रेंडर करवा रहे होंगे। फिर लिस्ट में अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो डिव है, डिव की जगह, बल्कि ये जो डेटा है, डेटा की जगह पे हम क्या करवा रहे होंगे, आइटम। ठीक है, और आइटम को पास क्या करना पड़ेगा, डेटा। और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें, डेटा और ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने ज़ीरो की जगह अगर वन दिखाना हो तो फिर वन कर दूंगा इसको, और डेटा वन का आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जितने भी एरे में यहाँ पे लेंथ आ रही है ना, उतने ही आइटम्स रेंडर हो जाएं यहाँ पे, एक एक करके, यानी पूरी लिस्ट बन जाए उसकी। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इसके लिए ना हम रिएक्ट में वैसे तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फॉर ईच से भी कर सकते हो, लेकिन एक बहुत सा आसान सा मेथड होता है जो हमने ECMAScript में भी देखा था, मैप के नाम से। एरे के अंदर मैप होता है ना। मैप का काम क्या होता है, एरे का काम होता है कि वो आपके हर इंडेक्स की कंडीशन को आपके हिसाब से चेंज कर देती है, मैनिपुलेट करती है। ठीक है, मैप का जो काम है वो ये होता है कि आपकी एरे की जो हालत है, जो भी अभी करंट कंडीशन है, उसको आपके हिसाब से जो भी आपने जो भी लॉजिक बताई है उसके हिसाब से चेंज कर देगी। सही है भाई। तो हम मैप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं कैसे। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बनाया, एक कांस्टेंट आइटम्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे डेटा में क्योंकि मेरे पास पूरा वो एरे पड़ा हुआ है तो डेटा डॉट मैप। ठीक है, और मैप में हर बार आइट्रेट करने के बाद मुझे एक एक करके आइटम मिल जाएगा, है ना? ठीक है, आइटम के ऊपर मैंने क्या करवाना है, हर बार ये रिटर्न करे आइटम को, और उसमें पास क्या कर दे, डेटा के तौर पे
आइटम। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास डेटा में क्या आ रहा था, एरे, सही है। हमने कहा भाई आपने मैप चलाना है, ठीक है, डेटा के ऊपर, तो हमें एक एक करके आइटम्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, रिटर्न, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाए होते तो हमें रिटर्न की स्टेटमेंट देनी पड़ती, लेकिन अगर हमने वहीं पे एरो ब्रैकेट के सामने कुछ रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा होता है, वो रिटर्न। ये तो हमने देखा था ना, ठीक है। तो हम उसकी जगह पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, यानी एरे के अंदर फिर क्या आ जाएगा, हर इंडेक्स के ऊपर आइटम का ये वाला क्या कहते हैं कंपोनेंट आ जाएगा, और उसमें हर बार डेटा में आइटम में क्या जा रहा होगा, जो भी एक एक करके आइटम में हमें मिला है वो चला जाएगा। यानी फर्स्ट टाइम में हेलो चला जाएगा, सेकंड टाइम पे वेलकम, और थर्ड टाइम पे गुड बाय। और वही पूरा का पूरा एरे फिर हमारा कहाँ बन जाएगा, आइटम्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसी आइटम्स को मैंने यहाँ पे सिंपली राइट करवा दिया। अब देख लेते हैं चलता है या नहीं। तो इस तरीके से हम रिएक्ट में कोई भी लिस्ट जब आपकी बनेगी तो आप इस तरीके से मैप के ज़रिए बनाते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इंस्पेक्ट करोगे ना तो आपको कंसोल में एरर आ रहा होगा, ठीक है। ये एरर किस चीज़ का है, ये एरर है कि ये कहता है कि भाई आपके पास जो, जब भी आप मैप यूज़ करोगे रिएक्ट के अंदर, तो हमेशा आपको एक की का एट्रीब्यूट लाजमी पास करना चाहिए, ठीक है। वो इस वजह से है कि आप एरे में चेंजेस करोगे जब भी, तो उन चेंजेस की बिहाफ पे इसको भी यूआई के अंदर उस एलिमेंट को ऊपर नीचे आगे पीछे करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो वो फिर उसको वैलिडेट नहीं कर पाता कि मैंने कौन से एलिमेंट पे जाके चेंज करना है, कौन सी जगह पे चेंज करना है, क्योंकि अगर आप कोई डिलीट कर दो तो इंडेक्सिंग तो पूरी की पूरी हिल जाती है। ये नया ऐड कर दो अगर एरे में, तब भी इंडेक्सिंग ख़राब हो जाती है ना। नंबर तो हमेशा एक ही आइटम का एक ही नंबर तो सेम नहीं रहता, इसलिए इंडेक्सिंग जो है वो तो भरोसे के काबिल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो कहता है कि आप खुद एक की हमें पास करो जो कि यूनिक की हो, उसी की बिहाफ के ऊपर ये क्या करेगा, म्यूटेशंस करेगा उस लिस्ट के अंदर। म्यूटेशन का मतलब पता है क्या होता है, अपडेट्स, मतलब चेंजेस, अपडेट्स, ठीक है। तो मैं जब भी आप यहाँ पे कोई भी वो करते हो तो मैं उसको यहाँ पे एक की का एट्रीब्यूट पास कर देते हो, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ और तो है नहीं, और मेरी जितनी भी ये एरे की स्ट्रिंग है ये सारी यूनिक है ना, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे ये आइटम पास कर सकता हूँ।